हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का फिर से स्वागत है बीएसवी पटना क्लास में। तो आज हम लेके आए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले चैप्टर 1 और 2 हो चुका है, और वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो इस चैनल के वीडियो में जाकर सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 3 का व्याख्यान करेंगे, ठीक है, सभी वीवीआई पॉइंट का। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले और वीडियो को भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैश्वीकरण, देखिए वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानिए। यहीं से आप लोग को अति लघुत्तरी और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है यह 50 वर्षों से उभरती है, ठीक है। कौन है प्रणाली? आर्थिक प्रणाली है, ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना। और यह 50 वर्ष से उभरती है। वैश्विक दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास, प्रस्ताव और लोगों को काम की तलाश और राजधानियों की आवाज़दाही को समझाना होगा, ठीक है। पूर्व आधुनिक दुनिया के विभिन्न देश व्यापार और विचार तथा संस्कृति के आदान प्रदान के कारण एक दूसरे के आपस में जुड़े हुए हैं। आधुनिक युग में आपसी संपर्क तेज़ी से क्या हो रहा है? बढ़ा है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के युग में भी विभिन्न देशों के बीच आपसी संपर्क हुआ करता था, ठीक है। ये पॉइंट पूर्व आधुनिक दुनिया, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मानव समाजों में लगातार अधिक अंतर है। यात्रियों, व्यापारियों, पुजारी और तीर्थयात्रियों में समान पैसा, विचार, कौशल, आविष्कार और यंत्र, यहाँ तक कि रोगाणु और बीमारी को ले जाने के लिए बड़ी दूरी तय की। सिंधु वैली सभ्यता पश्चिमी एशिया से जुड़ी हुई थी। मालदीव से समुद्र का एक रूप है, ठीक है। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, इसको क्या कहते हैं? तो सिल्क रूट चीन को पश्चिमी देशों और अन्य देशों से जोड़ने वाला व्यापार मार्ग सिल्क रूट कहलाता है, ठीक है। यह व्यापार मार्ग को जोड़ने वाला है। उस ज़माने में कई सिल्क रूट थे। सिल्क रूट ईसाई युग की शुरुआत से पहले से ही अस्तित्व में था और 15वीं सदी तक बरकरार था, ठीक है। इस सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट से आते थे, ठीक है। सिल्क रूट के रास्ते ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पाया जाता था। रेशम मार्गों की दुनिया में सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था। क्रिश्चियन युग से पहले ही रूट्स अस्तित्व में थे और 15वीं शताब्दी तक विकसित हुए। बौद्धिक उपदेशक ईसाई मिशनरियों और बाद में मुस्लिम उपदेशों मार्गों से यात्रा करते थे। रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ, ठीक है। भोजन की यात्रा देख लेते हैं। नूडल चीन की देन है, जो वहाँ से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुँचा। भारत में हम इसके देसी संस्कार सेवियों को वर्षों को इस्तेमाल करते थे। इसी नूडल का इटालियन रूप से स्पैगेटी। आज के कई आम खाद्य पदार्थ जैसे आलू, मिर्चा, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली और शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीप
की खोज निकाला। ठीक है, आलू के आने में यूरोप में लोगों को ज़िंदगी में भारी बदलाव आया। आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोगों इस स्थिति में आए कि बेहतर खाना खा सके, अधिक दिन तक जी सके। आयरलैंड के किसान आलू पर इतना निर्भर हो चुके थे 1840 के दशक के माध्यम में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गए तो कई लाख लोग भूख से क्या हो गए, मर गए थे। उस अकाल में आइरिश अकाल के नाम से जाना जाता था। कौन अकाल? आइरिश अकाल। ठीक है, चलिए विजय, रोग और व्यापार, इसको देखते हैं। 16वीं शताब्दी में यूरोप में नाविकों को एशिया और अमेरिका के देशों में के लिए समुद्र मार्ग खोज लिया था। नए समुद्र मार्ग की खोज ने न सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद की बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतह की नींव भी रखी। अमेरिका के पास खनिज का अकुल भंडार था और इस महाद्वीप में अनाज भी प्रचुर मात्रा में था। अमेरिका के अनाज और खनिज ने दुनिया के अन्य भागों के लोगों को जीवन की पूरी तरह से बदल दिया। ठीक है, 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिका उपनिवेश की अहम शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई थी। यूरोप के लोगों पर चेचक का आक्रमण पहले ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित कर ली थी। लेकिन अमेरिका तब तक दुनिया के अन्य भागों में अलग थलग था, इसलिए अमेरिकन के लिए चेचक की जीवाणु भी ले गए थे। इसका परिणाम यह हुआ था कि चेचक ने अमेरिका के कुछ भागों की पूरी तरह आबादी साफ कर दी। इस तरह यूरोपियन आसानी से अमेरिका पर जीत हासिल कर ली। ठीक है, 19वीं सदी तक यूरोप में कई समस्या थी, जैसे गरीब, बीमारी और धार्मिक टकराव। धार्मिक के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सजा के डर में से अमेरिका भाग गए थे। उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का भरपूर इस्तेमाल किया और इससे उनकी काफ़ी तरक्की हुई। ठीक है, 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे, लेकिन 15वीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया और दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग हो गए था। चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व व्यापार का केंद्रबिंदु यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक विश्व आर्थिक आकार लेती है। कैसा आकार लेती है, इसके बारे में देखेंगे। मकई कानून का उन्मूलन, भूस्वामी समूहों के दबाव में सरकार ने खाद्यान्न के आयात को प्रतिबंध कर दिया। कानूनों को खत्म हो जाने के बाद देश में जितना उत्पादन हो सकता था उससे अधिक सस्ते में भोजन ब्रिटेन में आयात किया जा सकता था। ब्रिटिश किसान आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। भूमि के विशाल क्षेत्रों को असिंचित छोड़ दिया गया था। जैसे ही खाद्य पदार्थों की कीमतों गिरी, ब्रिटेन में खपत बढ़ गई। ठीक है, ब्रिटेन में तेज़ी से औद्योगिक विकास के कारण उच्च आय और अधिक खाद्य आयात हुए। प्रौद्योगिकी की भूमिका। 19वीं सदी की दुनिया जैसे रेलवे, स्टीमरशिप और टेलीग्राफ के परिवर्तन पर प्रौद्योगिकी का बहुत प्रभाव पड़ा।
तकनीकी विकास अक्सर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों के परिणाम थे। प्रशिक्षित जहाज़ों ने लंबी दूरी पर खाद्य पदार्थों को क्या नष्ट करने में मदद की। इसने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से विभिन्न यूरोप देशों में जमे हुए मांस के लदान की सुविधा प्रदान की। चलिए 19वीं शताब्दी देखते हैं कैसा रहा। 19वीं सदी में दुनिया की तेज़ी से बदल रही थी। इस अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी के क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुए। उन बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्ते में समीकरण में अभूतपूर्व बदलाव आए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है व्यापार का आदान प्रदान, दूसरा श्रम का आदान प्रदान और तीसरा है पूंजी का आदान प्रदान। ठीक है। विश्व आर्थिक का उदय, इसको देखते हैं। आइए इन तीनों समझने के ब्रिटेन के आर्थिक पर एक नज़र डालें। 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ, इस कानून के तहत कोई भी देश अपने भोज्य पदार्थ को ब्रिटेन निर्यात नहीं कर सकता है। कुछ दिन बाद ही ब्रिटेन में जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, भोजन में मांग की वृद्धि हो गई। भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित मान्य सामानों की भी वृद्धि हो गई। इससे पहले कि ब्रिटेन में भुखमरी आती, सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया, जिससे अलग अलग देशों के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया। भोजन की कमी के बदलाव आया और विकास होने लगा। ठीक है। चलिए कॉर्न लॉ हटने के प्रभाव देखते हैं। कॉर्न लॉ को हटाने का मतलब था कि ब्रिटेन में जिस भाव पर भोजन का उत्पादन होता था, उससे कहीं सस्ते दर पर उसे आयात किया जा सकता था। ब्रिटेन में किसानों द्वारा उगाए जाने वाले अनाज का स्थिति में नहीं थे कि सस्ते आयात के आगे टिक सके। खेती की ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा खाली छोड़ दिया गया और लोगों भारी संख्या में बेरोजगार हो गए। लोग एक बड़ी संख्या में काम की तलाश में शहर की ओर पलायन करने लगे। कई लोग विदेश की तरफ भी पलायन कर दिए। गिरते दामों की वजह से ब्रिटेन में खाने पीने की चीज़ों की मांग बढ़ने लगी। साथ में औद्योगिकरण से लोगों की आमदनी भी बढ़ने लगी। इससे परिणामस्वरूप ब्रिटेन को और भोजन आयात करने की ज़रूरत पड़ने लगी। इस मांग को पूरा करने के लिए पूर्व यूरोप, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन का एक बड़ा भाग साफ किया जाने लगा। आज अनाज को बंदरगाहों तक सही समय पर पहुंचना भी ज़रूरी हो गया था। इसके लिए रेल लाइनें बिछाई गई ताकि खेत में अनाज की सीधे बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। खेत पर काम करने के लिए आसपास नई आबादी बसाने की ज़रूरत भी महसूस हुई। इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लंदन जैसे वित्त केंद्र से इन भागों तक पूंजी भी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मजदूरों की कमी पड़ रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए भारी संख्या में लोग पलायन करके वहां पहुंचे और 19वीं सदी में लगभग 5 करोड़ लोग यूरोप में से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे। इस दौरान पूरी दुनिया के विभिन्न भागों में लगभग 15 करोड़ लोग का पलायन हुआ और 1890 का दशक आते आते कृषि क्षेत्र में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हो चुका था। इसके श्रम के प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और तकनीक बदलाव के क्षेत्र में बड़े ही जटिल परिवर्तन हुए। ठीक है। तकनीक का योगदान देख लेते हैं। इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण के टेक्नोलॉजी ने
एक अहम भूमिका निभाई। इस युग के कुछ मुख्य तकनीक खोज है रेलवे, स्टीम शिप और टेलीग्राफ। रेलवे ने बंदरगाहों और अंतरिक्ष भूभागों को आपस में जोड़ दिया। स्टीम शिप के कारण माल को भारी मात्रा में अटलांटिक के पार ले जाने आसान हो गया। टेलीग्राफ की मदद से संचार व्यवस्था में तेजी आ गई। इस अर्थव्यवस्था लेन देन के बेहतर रूप से हो गई। ठीक है, तो हम आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर आपको इसका पार्ट 2 में मीट का व्यापार बढ़ाएंगे, 19वीं सदी का इसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय।